फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू अ फंक्शंस के बारे में देखते हैं। जी, यूनिवर्सिटी एक से ओपन हो गई है, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं है। चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस के बारे में देखते हैं इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए सिंपली मैं आप लोगों को, बल्कि मैं यहाँ से इसकी जो हमने लास्ट क्लास में हमने एक देखा था, इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमारी जो ये जो हमने कोर्स कोड किया था, इसको हम देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसकी जस्ट मैं एज ए एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे सामने रख देता हूँ। अब देखिए सिंपल चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, जितने भी हमने फंक्शंस को परफॉर्म किया, सॉरी फंक्शन नहीं, जितने भी हमने लूप्स पढ़ी हैं, जितने भी इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, जितने भी हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, तो उनमें से आप लोग अभी चैट नहीं करें, आप अभी यहाँ पे फोकस करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, जो ये इंट्रोडक्शन जो होता है ना किसी चीज का बच्चे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना। क्योंकि जब आप आगे चल के जावा पढ़ रहे होंगे, तो जावा पढ़ाने वाले टीचर आपको फंक्शंस की बेसिक्स नहीं बताएगा, वो जस्ट फंक्शन पढ़ा देगा। फंक्शंस की डेफिनेशन मैं आज बता रहा हूं, आगे जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग्स में, उनमें आपको कोई भी डेफिनेशंस नहीं बताएगा। तो इसलिए इसको समझना, जो बेसिक्स होता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आपने फर्स्ट क्लास में आप जो जो चीजें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट हो। अब ये देखिए इस प्रोग्राम में आपने क्या किया है, इस चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में जितने भी हमने प्रोग्राम्स बच्चे किए हैं ना, वो हमारे क्या है जी, वो जस्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, 5, 6, 7। अब ये देखिए ना, इसमें हमने फर्स्ट से लेके एंड तक हमने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास काम क्या हो रहा है, काम इसमें सिंपल यही हो रहा है कि हमने यूजर से वैल्यू गेट करवा रहे हैं, यहाँ से भी यूजर से वैल्यू गेट करवा रहे हैं, फिर इसके अगेन यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज पुट करवा रहे हैं। ये एक फार्मूला हमने लगाया हुआ है, तो ये कुछ 2-3 फंक्शनैलिटीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये देखिए ना, इस प्रोग्राम को लिखते वक्त मुझे बहुत टाइम लगा था। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए काफी टाइम कंज्यूम हुआ था। तो इस चीज से बचने के लिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं पहले बता दूं कि अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन अ प्रोग्राम for the purpose of performing a specific task. A group of statement within a program that perform a specific task. मतलब क्या है इस चीज का, कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। देखिए सिंपल, अभी जस्ट मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉर्मल से एक हिंट दे देता हूँ, लेकिन जब अभी मैं आगे पढ़ूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोग्राम में फंक्शंस क्रिएट करने हैं ना, तो मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्रिएट कर देता हूं। मतलब कि मैं कुछ घर क्रिएट कर देता हूं, हाउसेस क्रिएट कर देता हूं। हाउस नंबर 1 हो गया एंड हाउस नंबर 2 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल एक फंक्शन नंबर 1 मैंने क्रिएट किया है, ये फंक्शन नंबर 2 मैंने क्रिएट किया है। तो अब ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूं और इसी चीज को, अब फॉर एग्जांपल ये जो चीज मैंने कॉल किया है इस फंक्शंस के अंदर, जो भी काम हो रहा है, अब ये भी जो काम हो रहा है, इसको अगेन मैं कहीं पे भी कॉल करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने कॉल करवाना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा दूंगा या एग्जीक्यूट करवा दूंगा। इस चीज को कॉल करवाना है तो इसको मैं बार बार एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो इससे ये फायदा होता है कि आप इतने बड़े प्रोग्राम को लिखने की बजाय उस चीज को एक छोटे से फंक्शंस में क्रिएट कर देते हैं। छोटा सा स्मॉल सा फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो जाता है और हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम्स को लिखने से बच जाते हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 की तरफ लेके जाता हूं। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को एक याद होगा कि हमने एक एल्गोरिथम क्रिएट किया था, कैलकुलेटिंग एंड एम्प्लॉय पे रोल, याद होगा आप लोगों को, जिसमें हमने क्या किया था, उसके एल्गो में हमने एल्गो लिखा था कि गेटिंग द एम्प्लॉय आवरली पे रेट,
getting the number of the hourly work, calculating gross pay, calculating overtime, calculating net pay and प्रिंटिंग, फिर उसके बाद पे चेक जो हमारे पास होता है उस चीज को चेक कर लेते हैं। अब इस एल्गो में आप लोगों ने क्या किया है कि हमने 2 दफा गेटिंग करवा रहे हैं, मतलब कि यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं, 3 टाइम हम उसकी कैलकुलेशंस करवा रहे हैं, फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये जो कैलकुलेशंस का टाइम है, कैलकुलेशंस की जो 3 स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं, गेटिंग की जो 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब ये हमारे पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। आई मीन 5 स्टेटमेंट्स को अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये 2 स्टेटमेंट्स हो गई हमारे पास, ये दो फंक्शंस हो गए हमारे पास। अब एक फंक्शंस में हम यूजर से वैल्यू गेट करवा देते हैं और दूसरे फंक्शंस में हम जो कैलकुलेशन वाले जो प्रोसेस है वो करवा देते हैं ऑटोमेटिकली, सिंपल। अब देखिए सिंपल अगर उसको रिपीट करते हैं उस एल्गो में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर से वैल्यू गेट करवाई, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड भी गेट करवा रहे हैं यूजर से, गेटिंग द नंबर ऑफ द आवरली वर्क, एंड फिर उसके बाद कैलकुलेटिंग द ग्रॉस पे, कैलकुलेटिंग द नेट पे एंड कैलकुलेटिंग दी ओवर टाइम। अब ये देखें, ये कैलकुलेटिंग के 3 स्टेटमेंट्स हो गई और ये हमारे पास आपकी गेटिंग यानी कि यूजर से जो वैल्यू करो। अब ये देखें 5 स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर हम 2 फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं तो एज कंपेयर टू इस चीज को लिखना हमारे पास इजी होगा कि इस चीज को हमारे पास लिखना इजी होगा। अब ये हमारे पास इजी है कि हम 2 फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है काफी एक अच्छा उसकी लुक भी आएगी और उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर उसको एरर को सॉल्व करना भी हमारे पास काफी इजी हो जाता है। तो इसलिए हम फंक्शंस को पढ़ते हैं। ज्यादातर जो प्रोग्रामर ऐसे टास्क, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जितने भी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई भी एक ऐसे टास्क आ जाते हैं जो बहुत बड़ा होता है, तो उस टास्क को आप सब टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लाइक ये स्लाइड के बाद मैं दोबारा इस स्लाइड में वापस आऊंगा, इसमें ये चीजें जो है मैं पढ़नी है मैंने अभी। अब ये देखिए सिंपल, इसकी एक एग्जांपल यहाँ से क्लियरली समझ आ जाए। अब ये एक प्रोग्रामर है, एक सिंपल, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं और उसमें आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़नी है, मतलब कि इसमें काफी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने लिखना है। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि हर स्टेटमेंट्स को, हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ सब टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी रीजन की वजह से प्रोग्रामर्स इनको, अब देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अब इसके बाद ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया एंड ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। अब अगेन अगर इसी चीज को मैं इन डेफिनेशंस में, इस फंक्शंस में कन्वर्ट कर देता हूं, अब ये देखें इसमें फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो एज कंपेयर टू आप लोग इस चीज को देखेंगे, इस चीज को पढ़ना हमारे लिए इजी होता है। अब इसमें, अब इस स्टेटमेंट में अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन ऑफ कोड में हमारे पास एरर है तो मैं देखूंगा कि हमारा किस लाइन में एरर है, फिर उसको ढूंढूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। तो एज कंपेयर टू अगर इस चीज को हम इस फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस चीज को कॉल करवाना, उस चीज को दोबारा से रीचेक करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ये है कि दिस प्रोग्राम इज वन लॉन्ग कंप्लेक्स सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स, काफी सीक्वेंस ऑफ हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और एज कंपेयर टू हम इसी को अगर हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास काफी इजी हो जाता है। फंक्शन जो आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है ना, ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं इस अपने फंक्शंस में, ये जो स्पेसिफिक टास्क है, अब फॉर एग्जांपल इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे देख लेता हूँ। अब एक स्पेसिफिक टास्क है, फॉर एग्जांपल मैं यूजर से वैल्यू गेट करवा रहा हूँ, वो ये वाला टास्क है, उसकी कैलकुलेशन मैं ये वाला टास्क करवा रहा हूँ, फिर प्रिंट के फंक्शन में ये वाला टास्क करवा रहा हूँ। एंड अगेन अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से दोबारा वैल्यू गेट करवानी है तो इस चीज को मैं दोबारा कॉल करवा सकता हूँ। अगर मैंने दोबारा कैलकुलेशंस करवानी है तो इसको दोबारा कॉल करवा सकता हूँ और इसको दोबारा कॉल, और रिपीटिशन में हमारे पास चलता रहता है। इस चीज का ये एक फायदा हमारे पास फंक्शंस को परफॉर्म करने का, ये भी एक फायदा होता है। इन सबको हम छोटे छोटे फंक्शंस में लिखते हैं, हर एक का कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई काम हमारे पास होता है और सबको हम बारी बारी एग्जीक्यूट करते हैं जब इसकी जरूरत पड़ती है। ये अभी इस चीज को मैं दोबारा इसको बताऊंगा भाई सही कि ये होता क्या है। दोबारा इस स्लाइड में वापस आते हैं कि यूजुअली अ वन टास्क ऑफ अ लार्ज प्रोग्राम, एक बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए एक टास्क हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल इस चीज में देखें, जितने भी हम प्रोग्राम लिखते हैं
तो उसमें बेशतर यही होता है कि आप एक टास्क को ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इतने बड़े प्रोग्राम में अगर एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट एक हम फंक्शंस क्रिएट कर ले तो वो काफी इजी होता है। फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म ओवरऑल द प्रोग्राम्स, नोन एज अ डिवाइड एंड कनकरर अप्रोच। इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब इस पूरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को इस डेफिनेशन फंक्शंस में कन्वर्ट कर देना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिवाइड एंड कनकरर अप्रोच। सर जस्ट दोबारा फंक्शंस के नेम लिखना है अगर जरूरत हो। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर इसको अभी मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ कि इसको दोबारा हम कॉल कैसे करवाते हैं, उसको ये नेक्स्ट स्लाइड में जो है जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में मैं दोबारा आपको बताऊंगा। This is the definitions of a divide and conquer approach. Divide and conquer approach का ये मतलब है कि स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर दिया है हमने। अब ये देखिए ना, ये इतनी स्टेटमेंट्स, इसको जस्ट हमने 4 टाइम डिवाइड किया है, और फिर कनकर ये होता है कि उसको फिर अगेन बार बार कॉल करवाना। अब ये देखें इसके अंदर जो फंक्शंस है, अब फंक्शन 1 को मैं कॉल करवाना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर इसको दोबारा, मैं कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं दोबारा कॉल करवा सकता हूं। इसकी अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा कि फंक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं, फिर फंक्शंस को हम कॉल कैसे करवाते हैं। ये जैसे इसकी डेफिनेशंस है। अब सिंपल ये है कि मॉडराइज्ड अ प्रोग्राम वेयर इन द ईच टास्क विद इन द प्रोग्राम इज नोन इट्स ओन फंक्शन, कि हर प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शंस होता है वो उसके अंदर ईच टास्क जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसका अपना ही फंक्शंस होता है। अब इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी फंक्शंस का अपना है, इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इस फंक्शंस का अपना है, इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी फंक्शंस का अपना है, इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इस फंक्शन का अपना ही टास्क है। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करवाना चाहता हूं तो मैं इसका नाम लिखूंगा, जो भी इसका नाम होगा, फंक्शन 2 है तो मैं उसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करूंगा। जिस तरह हम प्रिंट के फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट्स पास करवाते हैं कोई चीज, वैसे ही हम उसको कॉल करें। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो काफी क्लियरली समझ आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ मॉडुलराइजिंग अ प्रोग्राम विद अ फंक्शंस, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका फायदा क्या होता है। सिंपल नॉर्मल सी ये है कि अक्सर ये क्वेश्चंस आपका पेपर में भी आ सकता है कि मैं इसके बेनिफिट्स पूछ सकता हूँ प्रोग्राम्स के, फंक्शंस प्रोग्राम क्या क्रिएट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शन इंक्लूड, इस चीज को आप ये जो स्लाइड है ना बच्चे, ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इस स्लाइड को आप लोगों ने क्लियरली बुक से देखना है, ठीक है। जो चीजें मैं मेंशन करता हूं वो अकॉर्डिंग टू पेपर काफी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू पेपर है वो ज्यादा उस चीज को मैं दोबारा रिपीट करके आपको बताता हूं, ठीक है। इस चीज को बुक से लाजमी याद कीजिएगा। द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग फंक्शन इंक्लूड्स, कि कौन कौन से फायदे हैं। देखिए सिंपलर कोड हमारे पास एक हो जाता है। अब देखिए इस चीज को पढ़ना आपके लिए काफी मुश्किल होता है अगर एज कंपेयर टू उस चीज के जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेफिनेशंस में, तो वो काफी इजी रहता है उसको पढ़ना, हमारे पास सिंपलर कोड हो जाता है। कोड रीयूज काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है कि राइट द कोड वंस एंड ऑल कोड इट्स अ मल्टीपल टाइम्स। देखिए सिंपल इस चीज को पहले इस चीज को मैं बता देता हूं, लेकिन अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब हम अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम इसकी एग्जांपल में कराऊंगा ना, तो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीयूज का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा इस स्लाइड में वापस आ जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब ये जो डेफिनेशंस है, ये जो हमने एक फंक्शंस कॉल करवाया है ना बच्चे, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शंस को अगर मुझे कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, कहीं पे भी विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है, विद इन अ प्रोग्राम मुझे कहीं पे भी इस फंक्शन को दोबारा कॉल करवाना है, दोबारा एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि इसका जो नाम होगा ना फंक्शंस का, वो दोबारा एट द एंड ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को मुझे इस जगह पे भी जरूरत पड़ गई है ना, तो मैं सिंपल इस फंक्शन का जो नाम मैंने लिखा होगा वो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन दोबारा मुझे इस जगह पे जो है वो कॉल हो जाएगी, इसकी मतलब इस जगह पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल अब देखें ना कि अब इतनी इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब उस दोबारा 5 स्टेटमेंट्स को मुझे लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, वो सिंपल मैंने उसका फंक्शंस का नाम लिखा है तो वो दोबारा वो कॉल हो गया, मतलब वो दोबारा उसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ।
अब अगेन फॉर एग्जांपल इस जगह पे मुझे इसी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मैं इसी फंक्शंस का कॉल इसी फंक्शंस का नाम लिखूंगा, तो मल्टीपल्स ऑफ टाइम हम किसी भी फंक्शंस को यूज करवा सकते हैं। ये इसका जो फायदा है, काफी इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, ये याद रखिएगा कि हम किसी भी फंक्शंस को विद इन अ प्रोग्राम, इस चीज को भी याद रखें कि उस प्रोग्राम के अंदर ही हम मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स उसको रीयूज कर सकते हैं। राइट द कोड वंस, एक दफा कोड लिख दो और एंड कॉल इट अ मल्टीपल टाइम्स। Better testing and debugging can test and debug each function individually। हर functions को हम again and again test भी कर सकते हैं, फिर उसको debugging भी कर सकते हैं। debugging basically इसकी definition ये होती है कि अगर कोई error आ जाता है, इसको हम आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था कि टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, कि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो एरर को सॉल्व करते हैं, उसको दोबारा कॉल करवाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, अगर वो ठीक हो जाता है तो वो डिबगिंग में आ जाता है कि उसका एरर हमने सॉल्व कर दिया। अगर फिर दोबारा एरर आ जाता है तो हम दोबारा उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और दोबारा वो जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज को हम सॉल्व करके दोबारा एग्जीक्यूट करवा देते हैं। कैन टेस्ट एंड डिबग ईच फंक्शन इंडिविजुअल, हर फंक्शन को इंडिविजुअली हम उसको टेस्ट एंड डिबग कर सकते हैं। फास्टर डेवलपमेंट है इसकी, मतलब इस प्रोग्राम को लिखते वक्त मेरे पास हम अच्छे से इसको जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। आपका टाइम भी आउट होने वाला है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा। easier facilities felicitations of a team work। अब देखिए सिंपल, अगर अभी आप जब आगे चल के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में भी जॉब करेंगे तो वहां पे आप एज अ टीम वर्क जॉब कर रहे होते हैं। आपको ये नहीं कहा जाता कि आपने 2 दिन में ये वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है। आप ये काम करते हैं बच्चे कि या तो आप डिजाइनर होते हैं या आप डेवलपर होते हैं। डेवलपर अगर होते हैं तो आपको टास्क दिए जाते हैं, ये नहीं है कि आपको सीईओ ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस जो है आपको कहता है कि आपने इस वेबसाइट को 2 दिन में कंप्लीट करना है। पूरी वेबसाइट कभी भी आपको नहीं मिलती, आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क आप एज अ टीम जो है काम करते हैं। अब इसी तरह अगर फंक्शंस की मैं बात करता हूं तो फंक्शंस में ये फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। दिस इज एज कंपेयर टू अ टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4। अब ये टास्क 1 मैंने इस फलां बंदे को दे दिया है, टास्क 2 मैंने फलां बंदे को दे दिया है, तो इसी तरह मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ इस एक एक फंक्शन में। एक एक फंक्शन को मैं एज अ टीम वर्क जो है वो डेवलप करवा सकता हूँ। डिफरेंट टीम मेंबर्स कैन राइट अ डिफरेंट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है सिंपल इस काम की। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इस चीज को आप बुक से भी देखिएगा, काफी डिटेल में पढ़िएगा। इसमें उसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई मैंने बता भी दी है एग्जैक्टली वैसे। आगे चलते हैं जी वाइड फंक्शंस की तरफ। ठीक है, वाइड फंक्शंस एंड वैल्यू रिटर्न फंक्शंस। अब देखिए दो फंक्शंस की जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जो नेम है वो है जी फंक्शंस। फंक्शंस की हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑफ वाइड फंक्शंस एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑफ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस। वाइड फंक्शंस को आज हम देखेंगे, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन जो है वो आगे चल के हमारे पास आएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन में भी आपको थोड़ा सा हाउ नाउ मैं कर दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, मुझे पता है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन की, लेकिन जब इसकी एग्जीक्यूशन हम करेंगे, इसका जो प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर क्लियरली समझ आएगी। A wide function is called a simply execute the statements it contains and then terminates। फॉर एग्जाम्पल इसकी 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 जो डेफिनेशन हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइड फंक्शन। क्या हो रहा है जी इसमें इसमें ये हो रहा है बच्चे कि अब फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, फंक्शन 4 है, सिंपली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल अब ये मैंने एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी है, सिंपली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। एक फंक्शन क्रिएट करो, उसको एग्जीक्यूट करो एंड देन टर्मिनेट इट। टर्मिनेट का मतलब ये है कि प्रोग्राम से बाहर चले जाओ, सिंपली ये काम है वाइड फंक्शन का, कि वो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं, मतलब क्या है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के बाद ऑटोमेटिकली जब ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो काम करने के बाद वो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल इसकी वाइड फंक्शन की डेफिनेशन है। आप लोग म्यूट रखा करें अपने उसको।
ये रहा, सिंपली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एंड इट कंटेन एंड देन टर्मिनेट। इट कंटेन्स का मतलब ये है कि उस स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी इनपुट या आउटपुट होगी वो हमारे पास हासिल हो जाएगी और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देंगे, सिंपल। ये वॉइड फंक्शन की डेफिनेशन है, काफी नॉर्मल सी प्रोग्राम है ये फंक्शन वाला। लेकिन जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसमें ये होता है बच्चे कि एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इट कंटेन्स, जो भी वो स्टेटमेंट्स रखती है वो कंटेन्स हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट करनी है उसके बाद, एंड देन it returned a value back to the statement that called it। अब इसको इसकी इस एग्जांपल में आप लोगों को ये दे देता हूं कि इनपुट फंक्शंस क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यही एक आपकी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ ऐसे। अब अगर फॉर एग्जांपल इस फंक्शंस को आप वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन फॉर एग्जांपल है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसको आप कॉल करवाते हैं, यहाँ पे कॉल करवाते हैं तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसकी जो इसके अंदर जो काम हो रहा होगा, मतलब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने दो इंटीजर्स फंक्शन क्रिएट करवाए हैं, 2+2 अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है, और इसको जब हम कॉल करेंगे ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट होगा, जो आंसर हमारे पास 4 आएगा ना, ये रिटर्न हो जाएगा दोबारा इसी फंक्शंस के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन है कि दोबारा इसी जो भी वैल्यू इसके अंदर एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो 4.2 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो ऑटोमेटिकली वो उसी चीज को दोबारा उसी फंक्शंस के अंदर जो है वो रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। इसमें मतलब यह है कि आपने अगर इंटीजर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करवाएंगे इसी फंक्शंस के अंदर, और फिर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू भी आपकी इंटीजर की फॉर्म में ही होगी। मतलब ये जो वैल्यू इसका जो आंसर आया 2+2=4, इसको वो दोबारा जो रिटर्न करेगा वो भी आपकी इंटीजर फॉर्म में ही होगी, वो दोबारा इसी फंक्शंस को वो रिटर्न कर देता है। ये इसकी एग्जांपल है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस की। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इट कंटेन, जो भी स्टेटमेंट्स के अंदर है इनपुट फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटी जो भी हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन उसके बाद इट रिटर्न्स अ वैल्यू बैक टू द स्टेटमेंट दैट कॉल्ड इट। जहां से वो स्टेटमेंट्स हम कॉल करवा रहे हैं, जिस फंक्शन से हम कॉल करवा रहे हैं, वो जो आंसर आएगा उसको एग्जीक्यूट करते वक्त वो उसको रिटर्न कर देगा। द इनपुट इंटीजर एंड फ्लोटिंग फंक्शन आर द एग्जांपल ऑफ द वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। ये एक सिंपल आपकी जो टाइप्स है इंटीजर, फ्लोटिंग, जो आपकी जो हम इनपुट फंक्शंस पढ़ते हैं, ये इसकी एग्जांपल हैं आपकी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। अभी इसको मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस को ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जस्ट फोकस ऑन अ वाइड फंक्शन। वाइड फंक्शन में हमारे पास क्या है उसको फोकस करें। सिंपली हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसको कॉल करवाना पड़ता है। अभी उसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो कैसे होता है वो आपको बता देते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस आर द गिविंग नेम्स। ये एक स्लाइड है, इस आगे इसको इस स्लाइड्स पे जाने से पहले इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है। जो हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, अब देखें इस जगह पे अगर मैं एक फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, ये एक फंक्शंस है, एक फंक्शंस क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने इसका सिंटैक्स में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डेफिनेशंस, थोड़ी सी ऐसे आ जाएगा, एंड वेरिएबल्स एक क्रिएट कर देते हैं, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड क्लोज, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल, मैंने जस्ट एक नॉर्मल सी एक चीज बता दी। अभी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 2 में जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, वेरिएबल्स आपको याद है ना, जब हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 में हम जब ने वेरिएबल्स को बनाना सीखा था, तो उसके अंदर वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे। पाइथन में फंक्शंस को क्रिएट करना और वेरिएबल्स को क्रिएट करने के जो रूल्स हैं वो आपके सेम हैं। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा क्यों है। कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब वो या तो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या तो वो फंक्शंस क्रिएट करते हैं,
तो उसके अंदर जो वो फंक्शंस का नेम देते हैं वो वही सेम टाइप रखते हैं जो वेरिएबल्स को हमने दी होती है। जिस तरह वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए जो रूल्स है वही सेम आपके फंक्शंस को क्रिएट करने के भी रूल। कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ फंक्शन नेम। जिस तरह हमने वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमने कोई भी कीवर्ड नहीं रख सकते, वैसे ही आपका फंक्शंस के लिए भी है। कैन नॉट कंटेन अ स्पेस भी आप नहीं दे सकते। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर्स और अंडरस्कोर हो सकता है, आपका लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। All the other character must be a letters, numbered, underscore, upper case and lower case character are distinct। मतलब कि आप upper case भी दे सकते हैं, लोअर केस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपर केस दिया तो उसको कॉल करवाने के लिए भी अपर केस देंगे। अगर लोअर केस से है तो उसके लिए कॉल करवाने के लिए आप लोअर केस के ही कैरेक्टर्स को आप यूज करेंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया है। सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास में एंड करता हूँ, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे ये समझ लें बच्चे कि जो आपके रूल्स हैं आपके वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, वही आपके फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फिर उसको फंक्शंस को हम कॉल करवाएंगे, उसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल देखेंगे। वेलकम बैक क्लास। अच्छा, अब हम डिफाइनिंग इसमें हम जो भी फंक्शंस हैं, जो भी, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी वेरिएबल्स आप जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही आपने फंक्शंस का जो नेम है, जो फंक्शंस को कॉल करवाएंगे वैसे ही उसका जो नेम है वैसे ही आप उसको क्रिएट करेंगे। डिफाइनिंग कॉलिंग फंक्शंस, इसकी अब हम जिस तरह हमने वेरिएबल्स, वो तो अब हमने पढ़ लिया है ना कि जो भी आप उसको जो रूल्स हैं, जो भी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े, सेम वही आपके उसमें फंक्शन को क्रिएट। फंक्शन नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ द टास्क कैरिड बाय द फंक्शंस। जो भी आप उसके अंदर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंक्शंस के अंदर जो टास्क आपने परफॉर्म करना है, उस वेरिएबल का जो नेम है वो उसी रिस्पेक्टिव की तरह आपका होना चाहिए, ताकि समझ आ जाए कि आपने इसके अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेशंस क्या है उसके, जो उसका जो फॉर्मेट है, फंक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। ये जी आपका फंक्शंस का जो फॉर्मेट है, जी आप इस तरह इसको देखते हैं। फर्स्ट जो लाइन है, ये जो डेफिनेशन, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस जो है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शंस हेडर। आपका जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शंस हेडर। फंक्शन, इसको हम आगे लिख देते हैं हेडर। ये इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताया भी गया है। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शंस हेडर। डेफिनेशंस सेम एज लिखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी फंक्शंस आप क्रिएट करेंगे, डेफ उसके लिखेंगे, DEF लिखेंगे। फंक्शंस का नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स, जो रूल्स हैं वैसे ही उसको फंक्शंस का कोई भी नेम रखेंगे, जो हमें पता चल रहा होगा कि स्टेटमेंट्स के अंदर हम जो भी परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, एडिशंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं, उसका फंक्शंस का नेम भी अकॉर्डिंग टू वैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद उसको पैरेंथेसिस डालेंगे और पैरेंथेसिस के बाद कॉलम डालेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। दिस इज द फंक्शन हेडर्स है। इसके अंदर आपके पास फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाता है, थाउजेंड्स, जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है आप इस फंक्शंस के अंदर ही लिखेंगे। अब ये तो इसका हो गया जी फॉर्मेट, ये इसको मैं क्लोज कर दूं। ये तो हो गया जी इसका फॉर्मेट, सिंपल। अगेन हेडर्स के बारे में वो बता रहा है कि हेडर्स क्या होता है कि फंक्शन हेडर, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शंस जो है वो आपकी इंक्लूडिंग कीवर्ड डेफ एंड द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड द कॉलन इज कॉल्ड अ फंक्शन हेडर, जो मैंने अभी आपको बता दिए। ब्लॉक्स क्या है, ये आपकी सिंपल, इसमें जो है ये दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। ब्लॉक, सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट बिलोंग टुगेदर एज अ ग्रुप। एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फंक्शन, जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स इसमें इस फंक्शंस के अंदर इंक्लूडेड होंगी, दिस इज द कॉल्ड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैं एक और भी कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूं जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, आपको क्लियरली होगा। दिस इज इंटेंडेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये इंटेंडेंट जो है आपने लूप में भी पढ़ा है, इस स्टेटमेंट में भी पढ़ा है कि इस फंक्शंस के अंदर जो, अब ये देखिए ना, ये ऐसे कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेंडेंट ऑफ ब्लॉक। अब इसके अंदर जो चीजें, अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूं कि अगर ये फंक्शन ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही आपको बता देता हूं कि जब भी मैं इस फंक्शंस को कॉल करवाऊंगा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो उसके प्रॉपर एक शेप में हो, इसके अंदर ही लिखी हुई होंगी।
अगर ये स्टेटमेंट मैं फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करवा देता हूं तो ये स्टेटमेंट फिर इस फंक्शन का हिस्सा नहीं होगी बच्चे, ठीक है ना। जो भी अगर इस फंक्शंस का आप हिस्सा बनाएंगे उसको उसके बिल्कुल एज अ कंपेयर टू इंटेंडेड ही लिखेंगे। ये चीज, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखें जी अब्दुल्ला, आप राइज हैंड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन है तो मुझे चैट में बता दें। अब इसको हम इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें भी। सर यूज को दोबारा बताइए, लास्ट स्लाइड यूजेस कौन सी, लास्ट ये वाली स्लाइड। देखिए इसमें इसमें सिंपल क्या है, इसका इसका एक फॉर्मेट बताया गया है। फॉर्मेट में अच्छा, इस स्लाइड को मैं दोबारा बता देता हूं कि फंक्शन हेडर सिंपल ये है कि आप इसमें देखिए ना, ये जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है, दिस इज द हेडर ऑफ द डेफ। एक जो कीवर्ड है, दिस इज द डेफ इज अ कीवर्ड जो हर फंक्शंस को क्रिएट करने से पहले आप स्टार्ट में लिखेंगे। फंक्शन नेम इज अ वेरिएबल नेम है, जिस तरह वेरिएबल्स का जो नेम डलते हैं वो आप फंक्शंस का नेम डालेंगे, पैरेंथेसिस डालेंगे, उसको क्लोज करवाएंगे। एंड ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसको आप इसके अंदर ही लिखेंगे। ये इंटेंडेड आपकी होनी चाहिए। इंटेंडेड का मतलब ये होता है कि ये आप ब्लॉक इसको जिस तरह हम लूप क्रिएट करते थे चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में हमने इफ स्टेटमेंट क्रिएट की, तो वो इंटेंडेड हमने रखी थी कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इसका हिस्सा ही होगी। अब नेक्स्ट अगर कोई मैं स्टेटमेंट यहां से एग्जीक्यूट यहां से लिखता हूं ना, तो वो इस फंक्शन का हिस्सा नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब एक फंक्शन कॉल हो जाता है, ये इंटेंडेशन वाला पाइथन ये भी आ गया इसके, इस जहां तक है। अब इसको बल्कि एक सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आइडियली खोल के ना एक प्रोग्राम हम लिख लेते हैं, ताकि साथ साथ जो है हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करवाते जाए। आइडियली अपना पाइथन जो है आपका वो खोल लिया है आपने। इसमें अब ये देखिए इस जगह पे आ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन लिख लेते हैं सिंपल डेफ, सॉरी डेफ एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, सॉरी डीईपी लिखा हुआ है मैंने, डेफ स्पेस दी है। वेरिएबल्स जो हम फंक्शंस लिखते हैं उसको हम एज अ सिंपल, ये एग्जांपल जो है ना, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। मैसेज हम एक फंक्शंस का नेम दे देते हैं, आपकी पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, हम यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। अब इसके बाद हम जब इंटर प्रेस करूंगा ना, तो आइडियली में तो आपको सिंपल वो बता देता है कि नेक्स्ट आपकी जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आएंगी वो इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट आपने करनी है। लेकिन अगर आप जब कीबोर्ड सॉरी नोटपैड में लिखेंगे तो उसके लिए आप खुद उसको स्पेस जो है आपको देनी पड़ेगी। अब सिंपल इस चीज में क्या है कि इसमें इसके अंदर मैं एक सिंपल प्रिंट का फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, स्टेटमेंट्स कॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फहद लिख देता हूँ, एंड अगेन इसको क्लोज करके एंड अगेन हम इसको जो है इंटर प्रेस करता हूं तो अगेन फिर वो उसी के अंदर ही आएगा। अब अगेन इंटर में प्रेस करता हूं ना, तो अब वो फंक्शंस के बाहर आ गया है, ठीक है। एक फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिया, ये फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं यहाँ पे। अब ये देखें ये फंक्शंस को क्या इसका फॉर्मेट भी आपने पढ़ लिया है, फंक्शंस की हेडर्स क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी होता है, वो भी क्या होता है वो भी आपने पढ़ लिया, और इसको आपने मतलब कि उसको आपने बना भी लिया है, डेवलप भी कर लिया अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्लाइड में वो ये कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहा है कि कॉलिंग अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट। देखिए फंक्शंस को हमने डेवलप तो कर लिया है, लेकिन उसको हमने कॉल नहीं करवाया, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। कॉलिंग क्या है? कॉलिंग अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, मतलब कि जब उसको कॉल करवाते हैं तो इंटरप्रेटर जो होता है, कॉल कैसे करवाते हैं वो मैं भी अभी आपको बता देता हूं कि जब इसको कॉल करवाएंगे ना, जब भी इस फंक्शंस को कॉल करवाएंगे तो क्या होगा कि इंटरप्रेटर जो है आपका आइडियली जो है जंप्स टू द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक, कि जैसे ही जब इसको कॉल करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है आपका इस वो जंप करके इस पूरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। इसके अंदर सिंपल एक प्रिंट की फंक्शंस है, प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इंटरप्रेटर जंप्स बैक
to the part of the program that call the function known as a function return। ये फंक्शन आपका रिटर्न करवा रहा है ऑटोमेटिकली। वॉइड फंक्शन में इसको हम खुद से रिटर्न नहीं करवाते, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर इसको रिटर्न करवा देता है। जो भी फंक्शंस आप कॉल करवा रहे हैं जैसे उसका नाम लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। अब सिंपल इसका जो नाम आप लिखा है इसको कॉल करवाने के लिए आप सिंपल इसको उसी फंक्शंस का जो नाम है उसको कॉल करवाएंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और ऑटोमेटिकली इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ने क्या किया है, इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली उस फंक्शंस को ये इसमें इसका जो जैसे इसको कॉल करवाया वो जंप करके इस जगह पे गया, इस फंक्शन को कॉल की, इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी इसको रिटर्न कर दिया हमें वापस एज अ आउटपुट। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वाइड फंक्शंस। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी अब कि हम कैसे कॉल करवाते हैं, कॉल सॉरी लिखते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर उसको कॉल कैसे। कॉल हमेशा आपको अब देखिए अगर मैं इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स और लिख देता हूँ यहाँ पे, अब अगेन अगर मैंने इसको कॉल करवाना है तो सिंपल इसी फंक्शंस को विद इन ए प्रोग्राम में कॉल दोबारा कॉल करवाऊंगा तो उसकी आउटपुट हमारे पास वही सेम आ जाएगी। जहां पे भी मुझे इस फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी मैं मल्टीपल्स ऑफ टाइम जो है उसको एग्जीक्यूट जो है वो करवा सकता हूँ। मेन फंक्शंस इसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ मेन फंक्शन? देखें मल्टीपल्स आपके जो हैं फंक्शंस वो भी आपके हो सकते हैं। मेन फंक्शंस क्या है कि कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं इस तरह, इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। अब देखिए अगर मल्टीपल फंक्शंस आपके एक प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस अगर आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसको आपने मेन फंक्शन रखना है। कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो पहला जो फंक्शन होगा उसको आप मेन रखें। कॉल अदर फंक्शन व्हेन दे आर नीडेड, तो जो भी बाकी जो फंक्शंस होंगे वो उसको दोबारा हम कॉल करवा सकते हैं जब उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। डिफाइंस द मेन लाइन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, जो मेन लाइन है वो आपकी लॉजिक ये होगी कि जो पहला आप जब भी फंक्शंस आप क्रिएट करेंगे उसको आपने उसका जो नेम है वो मेन फंक्शंस क्रिएट करवाएंगे, मेन फंक्शंस आपका होना चाहिए। इसकी भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल इसका ये है कि अब डेफ मेन पैरेंथेसिस एंड क्लोज एंड इसके अंदर सिंपल मैं एक प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। यहाँ पे फहद लिख देता हूँ एंड अगेन इसके अंदर मैं एक और फंक्शन मैसेज जो हमने लिखा था उसको हम एज आर्गुमेंट्स पास करवाते हैं और अगेन बाहर चले जाते हैं एंड अगेन एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ एंड वही जो मैसेज वाला फंक्शन हमने क्रिएट किया था अगेन वैसे उसको क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, क्लोज एंड उसके अंदर प्रिंट की कमांड हम लिख देते हैं प्रिंट एंड अगेन इसके अंदर हम लिख देते हैं जी अपना नाम ही मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसके भी मैं बाहर क्या चला गया। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है बच्चे कि ये दो फंक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं, एक फंक्शन 1 है एंड फंक्शन 2 है। ठीक है, एक का नाम मैंने मेन रखा है, मेन कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है मेन रखें, यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। और इसके अंदर एक और फंक्शंस को मैं कॉल करवा रहा हूँ, वो फंक्शन मैंने दोबारा यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट में पास करवा रहा हूँ। इस फंक्शंस का जो कंट्रोल है इसका अगेन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन क्रिएट करता हूँ, मेन फंक्शंस को कॉल करवाता हूँ, तो मेन फंक्शन जब आपका कॉल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें ये दो चीजें हैं। सबसे पहले मेरे पास एक प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी ये वाली, और उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। अब ये वाली चीज जब एग्जीक्यूट होगी तो पाइथन इंटरप्रेटर में ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि इसके अगेंस्ट हमारे पास ये वाला फंक्शन क्रिएट किया गया है और इसके अंदर कौन सी प्रिंट की कमांड है, ये वाली प्रिंट की कमांड है। अब दोनों को वो एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल। अब अगेन इस चीज को मैंने जब क्रिएट किया इंटर में प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ये जो फहद है ये वाला प्रिंट की कमांड वाला एग्जीक्यूट होगा, और जब इस चीज को उसने एग्जीक्यूट किया तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन था और ऑटोमेटिकली इस चीज को वो एग्जीक्यूट करके हमारे पास इसका वो जो प्रिंट है वो आ गया। तो इस तरह हम मल्टीपल्स टाइम जो है इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिंपल अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाना है तो इस फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए सिंपल मैं इसका एज अ नेम जो है आर्गुमेंट्स पास करवाऊंगा मैसेज एंड अगेन अब ये देखें सिंपल मेरे पास ये वाला मैसेज आ गया है। तो इसी तरह हम मल्टीपल्स ऑफ जो फंक्शंस हैं वो कॉल करवा सकते हैं।
सर मैसेज वाला फंक्शन में से पहले भी लिख सकते हैं। हाँ जी, पहले भी लिख सकते हैं, आप पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इसको एज अ आर्गुमेंट मैं इस फंक्शन में भी हम लिख सकते हो, नहीं भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर इसको इसके अंदर यहाँ पे आपने जो है वो एज आर्गुमेंट ना भी दें, ज़रूरी नहीं है। इसको अगेन अगेन दोबारा अगर आप इसको अगेन, अब ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने अलहदा से इसको एग्जीक्यूट करवाया तो उसका ना हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था मेन फंक्शंस का। इंडेंटेशन सब इन पाइथन क्या है कि ईच ब्लॉक मस्ट बी इंटेंडेड। मैंने आप लोगों को इसका बता दिया ऑलरेडी कि ये जो देखिए इंटेंडेड सब ब्लॉक है, ये देखिए ना इसके अंदर इस चीज़ का आप लोगों ने क्या रखना है। सर मेन फंक्शन को नोटपैड पर भी हमें शो करवाना होगा जब हम फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ आप नहीं मेन नोटपैड पे जब आप इसको लिखेंगे तो नोटपैड में आपने फंक्शन को जब कॉल करवाना है तो वो आप अपने सीएमडी कमांड लाइन इंटरफेस में उसको एज अ आर्गुमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो एग्जीक्यूट। इसकी एग्जांपल जो है हम करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी इसको छोड़ दें, सिंपल अभी जो आइडियली में सिंपल इसका जो फंक्शंस को क्रिएट करना है वो समझ लें, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करवाते हैं। ज्यादातर जो फंक्शंस की कॉलिंग है वो आप आइडियली में ही करेंगे। अब सिंपल डेफिनेशंस। अब देखिए इंटेंडेंट्स इन पाइथन क्या है कि सिंपल मैं इसका बता चुका हूं कि इंटेंटेशन इसकी रखनी पड़ेगी कि इसके नीचे इस फंक्शंस को इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उसके नीचे ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्लाइड ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसमें आप आज की जो लास्ट स्लाइड है उसके बारे में हम देखते हैं। डिजाइन अ प्रोग्राम टू यूज अ फंक्शन। फ्लो चार्ट्स के हवाले से हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स में क्या होता है। इसमें हम एक थोड़ी सी एक और टाइप हम देखेंगे। इन अ फ्लो चार्ट अ फंक्शन कॉल शो एज अ रेक्टेंगल एंड अ वर्टिकल बार्स एट द ईच ऑफ द साइड। अब देखिए सिंपल, जब आप फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे फॉर द फंक्शंस, उसका जो प्रोसेस है उसकी जो डिजाइनिंग है कुछ ऐसे होगी। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप हमारे पास आ जाती है, एंड अगेन आपकी जो वर्टिकल बार्स हैं ऐसे एंड ऐसे। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फ्लो चार्ट कि हम फ्लो चार्ट में अपने फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे उसका एज अ जो नेम है वो हम सिंपल यहाँ पे एफ यू एन, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है। अब ये फ्लो चार्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो उस फंक्शन को ऐसे कॉल करवाएंगे, यहाँ पे एंड हमारे पास होगा। तो ये जो सैम्पल है ये आपका फंक्शंस को आप ऐसे करवाते हैं, फंक्शंस की जो कॉलिंग है वो ऐसे करवाते हैं। ये सिंपल इसको भी मैं मिटा देता हूँ ना, जो ये टाइप है ये एक आपकी रेक्टेंगल शेप है और एंड वर्टिकल बार्स आपकी इस जगह पे भी आ जाती है, इस जगह पे भी जाती है। दिस इज द सिंबल ऑफ द फंक्शंस इन अ फ्लो चार्ट। ठीक है, function name written in the symbols typically draw a separate flowchart to each of the function in the program and terminal symbol user read and return। अब इसमें देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि आप क्या करते हैं कि कॉमनली यूज अ टेक्निक, ये जो टेक्निक्स हैं एज अ टॉप डाउन डिजाइन टू अ ब्रेक डाउन डिजाइन। मतलब कि इसमें जब फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जिस तरह भी हमने एग्जांपल आपने यहाँ पे देखी थी कि हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं, अब इसी का मैं एक फ्लो चार्ट यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वो मैं ऐसे करूंगा। इसी इसी ये जो फंक्शन जो अभी हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है इसका हम फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। जी राइज हैंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट मैं इसका क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ये सिंबल है, ठीक है, एंड अगेन उसके बाद आपकी एरोज में बाद में लगाता हूँ। ठीक है, that one, this is the process, and again this for functions, and again यहाँ पे आपका आ जाता है जी again stop। ये ऐसे, ये थोड़ी सी शेप में अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंपल क्या है जी, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे सिंपल ये है कि इसका हम मेन रखते हैं। पहला फंक्शन क्या था जी, आपका मेन था, मेन स्टार्ट है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेन है। अब इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर डिस्प्ले हम करवा रहे हैं
सिंपल जो प्रोसेस होता है डिस्प्लेइंग का, वो सिंपल हमने क्या लिखा था, फाद लिखा था, इसको हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं। एंड दिस इज द फंक्शंस। फंक्शंस क्या था, ये वाला फंक्शन था ना, ये फंक्शंस का मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवाया है, तो इसको मैं एज अ आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा मैसेज। ये इसको क्लोज करवाते हैं, दिस इज द फंक्शंस, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने क्या ऐड करना है। एंड दिस इज अ रिटर्निंग, रिटर्न आ जाता है, इसको जगह पे हम लिखेंगे हमेशा एंडिंग जो है वो रिटर्निंग ही होगी, रिटर्न, ठीक है। ये क्लोज हो गया। एंड यहाँ पे हम एरोज लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे है एंड अगेन ऐसे है एंड अगेन ऐसे। दिस इज द ये जो पूरा जो फ्लो चार्ट मैंने क्रिएट किया है, ये इस जस्ट इसके लिए है, ठीक है। अब इस चीज को हमने एग्जीक्यूट करवाना है, इसको हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम यहाँ पे अगेन स्टार्ट करवाएंगे। स्टार्ट किससे करवाएंगे, इस मैसेज से स्टार्ट करवाना है। मैसेज के बाद सिंपल हम अगेन वही जो डिस्प्लेइंग मैसेज है वो हम उसके लिए जो प्रोसेस होता है, ऐसे हम शेप क्रिएट करते हैं अगेन ऐसे, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, सॉरी ये रिटर्न, ठीक है। और इसको हम एरो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, इसके अंदर जो चीज लिखनी है वो हम लिख देते हैं ऐसे। अगेन यहाँ पे आपने क्या करवाना है, मैसेज, एंड यहाँ पे डिस्प्ले, इसके अंदर देखिए जो प्रिंट की कमांड जो यूज हो रही है डिस्प्ले, ये सॉरी ऐसे, एंड अगेन रिटर्न। ये था जी सिंपल इसका फ्लो चार्ट। अब देखिए इसको हमने दो फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल इसमें क्या है कि जो पहला जो फ्लो चार्ट था, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, मेन से स्टार्ट हो रहा था, और उसके बाद प्रिंट की कमांड थी, प्रिंट की कमांड हम फ्लो चार्ट में कोई भी जो प्रोसेस होता है डिस्प्लेइंग का वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद जो फंक्शन, अब ये देखेंगे ये फंक्शन एज आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये फंक्शंस का जो है पैरेंथेसिस हमने डाला है। अब ये जो फंक्शन का जो सिंबल डाला है, उसके बाद जो एंडिंग होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। ऑटोमेटिकली जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका जो कंट्रोल है वो इस फंक्शंस की तरफ चला जाएगा। अब इसके लिए फंक्शन जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर जो डिस्प्लेइंग मैसेज है ये वाला कॉल होगा, और उसके बाद ये भी दोबारा जो है वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि हमारा पास एग्जिट हो जाएगा। तो ये दो फंक्शंस हैं, इसको हम इस अप्रोच को हम कहते हैं जी टॉप डाउन डिजाइन टू ब्रेक डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन टू ब्रेक डाउन डिजाइन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फंक्शंस फ्लो चार्ट। इस तरह हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं फॉर दी जो हम यूज करते हैं इन फंक्शंस में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है फंक्शंस के साथ फ्लो चार्ट क्रिएट करने का, तो आप वो सिंपल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इस जगह पे थे हम, ये देखें टॉप डाउन डिजाइन क्या है कि टेक्निक्स फॉर अ ब्रेकिंग एल्गोरिथम इनटू अ फंक्शंस। अब देखिए हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए, उस फंक्शंस को हमने ब्रेक कर दिया एंड अदर फंक्शंस, तो दिस इज कॉल्ड अ टॉप डाउन डिजाइन, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चंस हैं भी आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। कल भी आप लोगों की क्लास होगी, जो इस तरह हम प्रीवियस वीक में भी लेते आ रहे हैं, तो कल भी आप लोगों ने क्लास अरेंज करवानी है, तो इंशाल्लाह 11:30 पे आप लोगों की क्लास होगी। दोनों फ्लो चार्ट को मिलाना नहीं है बच्चे, क्योंकि दोनों फ्लो चार्ट में, अब देखिए किधर गया वो, आई थिंक मैंने बंद कर दी है। अब देखिए दोनों फ्लो चार्ट्स में जो पहला जो फ्लो चार्ट मैंने क्रिएट किया था ना, उसके अंदर मैंने फर्स्ट एक जो मैसेज वाला फंक्शन था वो एज आर्गुमेंट में पास करवा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो कंट्रोल है वो सेकंड की तरफ चला जाए। टॉप डाउन के बारे में ये है, टॉप डाउन एंड ब्रेक डाउन आपका ये जो फंक्शंस होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो यही होती है कि आप जो एल्गोरिथम जो क्रिएट करते हैं उसको ब्रेकिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, दो एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन टेक्निक्स फॉर अ ब्रेकिंग एल्गोरिथम इनटू अ फंक्शंस, कि आपने अपने एल्गोस को फंक्शंस में ब्रेक कर देना है। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन क्लास। सर हमारी डेट शीट अभी डेट शीट फाइनल नहीं हुई, इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। वैसे आपके 15 को आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका आज का था टॉपिक्स, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं।